Welcome to online platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आई एम अजय सिंह और हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स कंजर्वेशन लॉ। हम लोग इस यूनिट में डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूनिट में जो अभी तक डिस्कस किए थे उसमें ये हम लोगों ने देखा था कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है उसकी डायनेमिक्स सिंगल पार्टिकल की डायनेमिक्स से स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मान लेते हैं अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम्स में और उस सिस्टम्स में n नंबर ऑफ पार्टिकल को एक साथ किसी सिस्टम है तो सिस्टम से अटैच होंगे अगर रिप्रेजेंट करें ऐसे, और अगर इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो किसी आयत पार्टिकल पर, किसी आयत पार्टिकल को मान लेते हैं या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, तो जो आयत पार्टिकल्स है सिस्टम्स में, जो मैं बताया हूं पिछले क्लास में, n पार्टिकल्स में से जो आयत पार्टिकल है सिस्टम का उस पर दो तरह की फोर्स काम करते हैं। पहला तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आयत पार्टिकल पर, और दूसरा ये आयत पार्टिकल चूंकि सिस्टम से अटैच है तो रिमेनिंग जो पार्टिकल और बचते हैं इटसेल्फ आयत पार्टिकल को छोड़ करके उनके द्वारा इंटरनल इंटरेक्शंस उस पर काम करेगा। तो आयत पार्टिकल पर अप्लाई जो टोटल फोर्स है या फाई, उसमें पहले तो हम लिख लेंगे एक्सटर्नल फोर्स एक्स, और रिमेनिंग जो इंटरनल इंटरेक्शन जो काम करते हैं वह क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टिकल थोड़ा भी डिस्प्लेस होगा तो अन्य पार्टिकल इनसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के। तो जब ही इंटरेक्ट करेंगे रिमेनिंग अदर पार्टिकल्स तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वह इक्वल और अपोजिट रिएक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। इक्वल और अपोजिट क्या होंगे, रिएक्शन अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि सिस्टम में जो रिमेनिंग jth पार्टिकल्स हैं वह ith पार्टिकल पर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ith पार्टिकल पर जो रिमेनिंग इंटरनल इंटरेक्शन जो लगेगा वह रिप्रेजेंट कर सकते हैं jth पार्टिकल का इंटरनल इंटरेक्शन j इक्वल टू 1 to n, लेकिन इटसेल्फ ith खुद पर कोई इंटरनल इंटरेक्शन नहीं लगाएगा तो j नॉट इक्वल टू i ये होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ से जो ith पार्टिकल्स इन पर इंटरेक्शन डाला उतना ही इक्वल और अपोजिट लगाते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 to n j नॉट इक्वल टू i f i j ये हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स होगा किसी आयत पार्टिकल पर वह सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होता है f i इक्वल टू f e एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल इंटरेक्शन, जिसको हम समेशन के रूप में लिखते हैं j इक्वल टू 1 to n j नॉट इक्वल टू i f i j। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं और फिर कंजर्वेशन लॉ हम कैसे निकालते हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं लीनियर मोमेंटम। आप छोटे कक्षाओं में ही पढ़े हैं इसको कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, अगर कोई आपका पार्टिकल है जिसका मास m है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं अथवा एनी हाउ खुद ही वो मोशन में है और उसकी वेलोसिटी v है, तो इस पार्टिकल की जो लीनियर मोमेंटम होगा p रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज p इक्वल टू mv। यहाँ पर आपका m मास ऑफ द पार्टिकल्स है और जो v है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर p इक्वल टू mv ये डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके लिए, सिस्टम्स के लिए। सिस्टम का मतलब सिस्टम में अगर n पार्टिकल्स हो तो इसके लिए कंजर्वेशन लॉ क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले सपोज कर लें
लेट अस सपोज इस सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, सिस्टम हैविंग n पार्टिकल जिनके मासेस m1 m2 डॉट 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 mn है। अब ये जानते हैं कि सिस्टम चूंकि सभी पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होकर सिस्टम बनाते हैं, तो जो सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते हैं। तो आल्सो सपोज द पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये भी मान लें द पार्टिकल ऑफ सिस्टम इंटरेक्टिंग ईच अदर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग उनकी वेलोसिटी होगी। ये नहीं होगा अगर सिस्टम्स है तो इंटरेक्ट करेंगे तो हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तब उनकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं उनकी वेलोसिटी इंटरेक्ट करने पर सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v1 v2 डॉट डॉट एनवा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी vn हो जाएगा। अब अगर किसी क्षण मान लें एनी इंस्टेंट यह जो पार्टिकल्स हैं m1 m2 डॉट 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 mn, इनकी मोमेंटा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इनकी जो मोमेंटा किसी क्षण p1 p2 डॉट डॉट pn है, then the momenta of system of particle at any instant will be, मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल जो मोमेंटा हो जाएगी p1 इक्वल टू डिफिनीशन से m1 v1, दूसरे की p2 इक्वल टू डिफिनीशन से m2 v2 एंड डॉट डॉट एनवा पार्टिकल की मोमेंटा pn इक्वल टू mn vn। ये तो अलग अलग पार्टिकल की मोमेंटा है। पूरे सिस्टम की मोमेंटम क्या हो जाएगा, therefore इतना आपको समझ में आ रहा होगा। पूरे सिस्टम के मोमेंटा के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम P इक्वल टू सभी का मोमेंटा जोड़ लीजिए P1 प्लस P2 डॉट 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 Pn, ये टर्म्स होगा। अगर आप इसको डिफिनीशंस को P इक्वल टू mb को इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा dp अपॉन dt, और यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt प्लस dpn अपॉन dt। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मतलब P1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, उसका टाइम रेट ऑफ चेंज है d अपॉन dt ऑफ P1, d अपॉन dt ऑफ P2, d अपॉन dt ऑफ Pn प्लस डॉट डॉट यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। तो ये जो टर्म्स है फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल्स, फोर्स ऑन सेकेंड डॉट डॉट फोर्स ऑन nth पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये आपका F1 फोर्स ऑन F2 प्लस डॉट 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 Fn dp अपॉन dt की वैल्यू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद
अब चूंकि ये सभी सिस्टम के लिए सभी फोर्स को अगर हम एक साथ लिखें तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा समेशन ith सिस्टम में n पार्टिकल i इक्वल टू 1 to n, और सभी इसको हम समेशन में लिख लेंगे तो यह फाई हो जाएगा dp अपॉन dt, ये टर्म्स मिलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अभी आपको बताया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में किसी ith पार्टिकल्स पर जो फोर्स होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। ऊपर मैंने शुरू में यही डिस्कस किया है, इंटरनल इंटरेक्शंस और एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स होता है वो दोनों। तो आप एफ आई को जानते हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एफ आई इक्वल टू एफ ई और प्लस जे इक्वल टू 1 to n जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे, ये इसका फोर्स होता है किसी ith पार्टिकल पर। तो यहाँ पर जो एफ आई है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू dp अपॉन dt की वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो एक समेशन है, इस समेशन को अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर समेशन हो जाएगा और यहाँ पर डबल समेशन हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा जो टर्म्स मिलेगा यहाँ पर डबल समेशन, पहले सिंगल समेशन यहाँ होगा i इक्वल टू 1 to n एफ ई यहाँ पर आई टर्म्स रहता है एफ आई ई, ith पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स और ith पार्टिकल पर अप्लाइड इंटरनल इंटरेक्शंस। तो ये यहाँ पर हो जाएगा समेशन जे इक्वल टू 1 to n जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे, और इस समेशन को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n। बस ये तो टर्म्स होता है, लेकिन जानते हैं कि इंटरनल इंटरेक्शंस एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं। होता तो है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो मिल जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप देखोगे कि एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर लेंगे तो ये टर्म्स यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, ये टर्म्स हो जाएगा जीरो बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर आपका जो सिस्टम की टोटल लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो आपको मिल जाएगा, केवल एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स यहाँ पर रह जाएगा। तो ये टर्म जब जीरो होगा तो यहाँ पर मिलेगा dp अपॉन dt इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई ई। व्हाट इज दिस, यहाँ पर जो समेशन एफ आई ई है ये सभी पार्टिकल पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का सम है। मतलब यहाँ पर जो सभी पार्टिकल पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का सम है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर इसकी वैल्यू कुछ हो वही चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा फॉर सिस्टम। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या लिखा है, p लिखा है, टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम को हमने p लिख रखा है, जिसकी वैल्यू p इक्वल टू है p1 प्लस p2 डॉट 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 pn। तो यहाँ पर जो p है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन ईच पार्टिकल्स, इसके बराबर है। तो आप देखो अगर यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर ये जीरो हो, सिस्टम पर कोई अगर हम फोर्स ना अप्लाई करें, इसको आप लिख सकते हो समेशन को एक्सपेंड करो तो किसी प्रथम पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स, फिर सेकेंड पार्टिकल पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स प्लस डॉट 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 nth पार्टिकल पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अगर हमारा जो रूल्स होगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स applied external force F E, अगर नेट को क्या लिखा है इसको हम लिख सकते हैं F E, पूरे को, पूरे सिस्टम के लिए जो है इसको हम F E लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू
एफ और ई नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 लिख लीजिए। अगर नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स या फिर इसकी वैल्यू क्या हो, इज जीरो हो, तो हमारा जो इक्वेशन 5 हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन dt इक्वल टू जीरो। रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इससे अगर किसी भी चीज का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है p इक्वल टू ए कांस्टेंट, p इक्वल टू ए कांस्टेंट। इस तरह से आपने देखा कि p क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम्स है अगर उस पर हम नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते हैं, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ड्यूरिंग द मोशन हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, वो संरक्षित रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एफ ई की वैल्यू अगर जीरो है, देन ड्यूरिंग मोशन the linear momentum of system remains conserved। यहाँ आपने P को ऐसे लिख रखा है P1 प्लस P2 प्लस डॉट P, तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट। ये आपको यहाँ पर देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो संवेग संरक्षण का जो रूल्स मिलता है वो ये मिलता है कि अगर नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जीरो हो तो किसी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो वह क्या होता है, संरक्षित होता है। तो आज की क्लास में हम लोग को यही डिस्कस करना था। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के लिए इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, इस बात को जो मैंने लिखा हूं, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, then total linear momentum of systems remains conserved, remains constant, मतलब ड्यूरिंग द मोशन वह वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही बना रहेगा। तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप बढ़ाओगे, उस पर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो मोमेंटम अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स को और ज्यादा करोगे तो मोमेंटम और चेंज होगा। लेकिन अगर ये जीरो रहेगा एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम सिस्टम का हमेशा नियत रहेगा। इसी रूल्स को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अथवा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज हम लोग को यही देखना था। हम लोगों ने इसको कैसे देखा है, एक बार इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को बताया हूं कि सिस्टम्स में n पार्टिकल्स है, तो n पार्टिकल की अलग अलग उसका लीनियर मोमेंटम होगा। फिर उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा हूँ, फिर फोर्स के रूप में हुआ है। फिर पूरे सिस्टम की फोर्स को मैंने यहाँ क्या किया है, सम किया है, समेशन। फिर यहाँ पर सिस्टम्स के लिए जानते हैं कि दो टाइप के फोर्स होते हैं। फिर जो हमारा इंटरनल इंटरेक्शन है वो वैनिश कर गया है। वैनिश करने के बाद फिर हमने जो लिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वह इक्वल टू है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर है। और अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हमें जीरो ले लेते हैं तो देखते हैं कि जब भी ये जीरो होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमारा पी क्या होगा, कंजर्व होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। इसका मतलब होगा कि ड्यूरिंग द मोशंस इफ नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम्स बीइंग कंजर्व, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज की क्लास बस यही डिसकंटिन्यू किया जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।